अगर एक अग्रीमेंट है, एक अरेंजमेंट है पार्टीज़ के बीच में, क्रेडिटर एंड डेटर का रिलेशनशिप दिखाते हुए एक एक्सप्रेस अग्रीमेंट है जो अब पूरा का पूरा क्लियर है अपने आप में, तो भी क्या ये कन्फ्यूजन अराइज हो सकता है किसी के माइंड में कि नहीं, वो पार्टीज़ तो आपस में पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स नहीं भी हैं तो कम से कम प्रिंसिपल एजेंट वाली चीज़ तो बिल्कुल वहाँ पे अप्लाई हो रही है। दे आर नॉट जस्ट क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, बल्कि ये तो उनका आपस में डिस्गाइज है, असली में तो वो पार्टनर्स हैं। तो क्या ये कन्फ्यूजन अराइज होना भी चाहिए? ये बात डिस्कस हुई है मॉल्वो मार्च एंड को वर्सेस द कोर्ट ऑफ वार्ड्स में। इस केस के फैक्ट समझने से पहले मैं आपको एक छोटे में बता दूं कि ये केस अभी तक हमारे लास्ट 2 केसेस केडी कामत एंड कॉक्स वर्सेस हिकमैन का हम कह सकते हैं कि एक कल्मिनेशन है, क्योंकि इस केस को समझते हुए आपको पिछली दोनों केसेस की बातें बिल्कुल यहाँ पे याद आएंगी और अप्लाई भी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि कलकत्ता में एक राजा हुआ करता था, राजा चंद्र प्रताप सिंह, और एक फर्म थी WN वॉटसन एंड को, जो 2 पार्टनर्स की फर्म थी। इन लोगों ने राजा से एक डेट लेना शुरू किया टू रन देयर बिजनेस, और इनका बिजनेस क्या था? ट्रेडिंग का बिजनेस था, शिपमेंट का बिजनेस था, कंसाइनमेंट एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र करते थे, शिप करते थे। तो अब धीरे धीरे ये जो लोन लेना इनका हुआ राजा से, ये बढ़ने लगा। अब राजा को भी लगने लगा कि ही शुड हैव सम कंट्रोल ओवर दिस, क्योंकि उसका लोन रिपेमेंट उतना अच्छे से जल्दी से हो नहीं रहा है, एंड राजा कुड ऑल्सो सी कि बहुत एक्सेसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं ये लोग। तो उसको थोड़ा चेक रखने के लिए एक अग्रीमेंट फाइनली इनका एक अग्रीमेंट बनता है इनका 1863 में। उसमें ये डिसाइड होता है कि ठीक है, राजा को हम दे देते हैं सारी कंट्रोलिंग पावर, मतलब राजा विल हैव द फाइनल से, द फाइनल वर्ड, हर चीज़ इससे पूछ कर करेंगे। कोई भी पैसा निकालना है फर्म से, पूछ कर निकालेंगे, सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इसके पास रहेंगे, हम चुपके से बेच नहीं देंगे कुछ भी, और करेंगे तो कंसेंट से करेंगे। 20% कमीशन ऑन प्रॉफिट्स राजा को दिया जाएगा उसकी डेट के रिपेमेंट के लिए। सारी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सारी लैंड और सारा स्टॉक इन ट्रेड फर्म का सब राजा को दे दिया जाएगा एज सिक्योरिटी। इवन टी प्लांटेशंस भी थे इस फर्म के पास, वो भी राजा के पास रखवा दिए जाएंगे एज सिक्योरिटी। और ये सब क्यों होगा? इतना सब क्यों दे दिया, इतनी सब पावर क्यों दे दी हमने? क्योंकि फर्म को एक तरीके से सपोर्ट भी चाहिए था, इंड्यूसमेंट भी था ये, और कंसिडरेशन भी था। जो वो डिले करते थे या वो कम लोन दे पाते थे, लोन रिपेमेंट कर पाते थे, तो एज अ कंसिडरेशन फॉर दैट एंड एज एन इंड्यूसमेंट कि वो राजा में आगे भी सपोर्ट करता रहे। ठीक है, ओके। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब यहाँ पे अच्छा, और राजा ने इस अग्रीमेंट को साइन नहीं किया था, अपनी हामी भरी थी, ही गेव असेंट टू इट बट ही डिड नॉट साइन इट। और एक और चीज़, राजा ने अपनी सारी एक्सरसाइज, ये पावर की एक्सरसाइज कभी नहीं करी। उसने कभी भी कोई पैसे भी नहीं निकाले, पैसे भी नहीं मांगे। इवन एक ट्रांजैक्शन भी हुई थी 27,000 रुपीज़ की, वो ट्रांजैक्शन भी ही डिड नॉट रिसीव फ्रॉम दी फर्म। और अल्टीमेटली ये देखा गया कि ही डिड नॉट एक्सरसाइज एनी ऑफ हिज कंट्रोल दैट ही हैड, एनी ऑफ हिज पावर्स दैट ही हैड, जो भी इसको मिला हुआ था यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे प्लेंटिफ्स पिक्चर में। प्लेंटिफ्स कौन हो गए? मॉल्वो एंड मार्च। बेसिकली फर्म तो अपना काम कर ही रही थी, वॉटसन एंड को तो अपना बिजनेस चलाई जा रही है। अब इन्होंने एक लेंडर से डिफ़ॉल्ट कर गए पेमेंट में, तो मॉल्वो मार्च, अब मॉल्वो मार्च को तो ये दिख रहा है कि राजा भी इनके साथ बिजनेस में है। उन्हें ये लगा कि यार ये बिजनेस में है तो पार्टनर है, तो जब वो नोटिस जाएगा ऑफ कोर्स लोन रिपेमेंट के लिए उनको भी तो अपना पेमेंट चाहिए, तो राजा को गया। अब जब तक ये पूरा पेंडेंसी ऑफ द सूट के दौरान राजा एक्चुअली ही हैड पास्ड अवे, फिर बाद में उसके चाइल्ड को, उसके आयर को, जो कि माइनर था उस टाइम पे, उससे केस आगे चला। तभी कोर्ट ऑफ वार्ड्स यहाँ पे सेकंड पार्टी आती है डिफेंडेंट्स की। ओके, तो उनका से ये था, प्लेंटिफ का कंटेंशन ये था कि ये पार्टनर है, तो बिकॉज ही होल्ड्स, और पार्टनर क्यों है? क्योंकि पार्टनर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स हो रहा है, 20% कमीशन ले रहा है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट वही कनेक्टिंग द डॉट्स करके वॉ वर्सेस कार्बर वाला केस जो हमने कॉक्स वर्सेस हिकमैन में देखा था, जो पहले वो केस रिलाई होता था, जो अपने आप कह देता था कि अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स इन द शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स हो रहा है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये वाला केस एंड ऑल्सो वन मोर केस ग्रेस वर्सेस स्मिथ, ये दोनों केस यही वाली बात बोलते थे, और प्लेंटिफ्स ने, एपेलेंट्स ने इसी बात पे ही स्ट्रेस ऑन किया कि जस्ट बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग है तो ये पार्टनर है। और दूसरी बात, अगर पार्टनर नहीं भी है तो पक्का से प्रिंसिपल तो बिल्कुल है, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन हुई तो वो एसोसिएटेड था राजा विद द फर्म,
और इन लोगों ने एज एन एजेंट ये वाला ट्रांजैक्शन लिया है मॉल्वो मार्च के साथ, तो वो पक्का एजेंट्स हुए, और वो एजेंट्स हुए, उन्होंने अपनी स्कोप ऑफ एजेंसी में ट्रांजैक्शन ली है। सो गोइंग बैकवर्ड्स द राजा बिकम्स द प्रिंसिपल। पार्टनर नहीं तो प्रिंसिपल तो है ही, तो किसी ना किसी तरीके से इसको हम लाइबल तो होल्ड करेंगे ही हमारे लोन रिपेमेंट के लिए, हमारे जो डिफ़ॉल्ट हुआ है पेमेंट का, इसके लिए। अब रिस्पोंडेंट मतलब कि राजा की कंटेंशंस क्या थी? राजा ने ये बोला कि ये साफ साफ एक डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप था, कोई इंटेंशन नहीं थी पार्टनरशिप में आने के लिए, और अगर इंटेंशन थी तो साफ साफ इस चीज़ की थी, ये लोन अग्रीमेंट था। दूसरा, कोई इनिशिएटिव पावर नहीं थी, उसके पास कोई मैनेजरल पावर नहीं थी, कोई कमांडिंग पावर नहीं थी। ओनली ही हैड वॉट एवर ही हैड वॉज ओनली कंट्रोलिंग पावर। वो ये नहीं बता सकता था कि इन वॉटसन एंड को कि अपना बिजनेस कैसे चलाओ, कौन सा शिपमेंट लो, कौन सा नहीं लो, कौन सा कोर्स ऑफ ट्रेड लो, कुछ नहीं बोल सकता था वो इनको, या अपना फर्म चलाओ या नहीं चलाओ, बिजनेस बंद कर दो, नथिंग। ओनली ही कुड हैव अ से, एक सुपरवाइजरी पावर दे दी उसको कि बस हर चीज़ आपकी मर्जी से होगी, हर चीज़ आपकी कंसेंट से होगी, ठीक है। तीसरा, प्रॉफिट शेयरिंग जो वो कर रहा था, 20% कमीशन जो उसको मिल रहा था, अगेन वो उसका लोन रिपेमेंट का एक मैकेनिज्म था, उससे तो अपने लोन से मतलब था, जो इतना सारा लोन हो गया था। एक पॉइंट पे जाके, अच्छा 1863 में जो अग्रीमेंट हुआ था ना, उसके बाद ऑलमोस्ट 3 लाख से ऊपर तक का लोन हो गया था। उसके बाद फिर आपस में 65 में ये डिसाइड हुआ, 1865 में कि अब वो प्लेज, अब वो मॉर्गेज, अब ये जो सारी प्रॉपर्टी थी ये W.N. वॉटसन ने मॉर्गेज कर दी राजा के पास, तो अब एक ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी हो गई अगेंस्ट द लोन दैट ही वाज गिविंग टू देम, ठीक है। एंड ऑल्सो कोई कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है उसका, कोई जो एक पार्टनरशिप में होता है म्यूचुअल एजेंसी एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई हर किसी का एक कॉमन एडवांटेज है ना, हर कोई सेक्शन 9 के हिसाब से क्या है उसमें कि एक ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस है, सबका फ़ायदा हो। राजा को बिजनेस चलने से कोई मतलब नहीं था, उसका बिजनेस से कोई फ़ायदा नहीं होना था, उसने तो अपना जो लोन दे दिया, उसको तो अपने लोन से वापस रिपेमेंट से मतलब था। इसी वजह से यहाँ पे कोई कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि ऑपोजिशन ऑफ इंटरेस्ट था कि भाई उसका इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट है कि उनको पैसा मिलता रहे तो वो अपना बिजनेस बनाते रहे, इसका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे मेरे पैसे के अगेंस्ट सिक्योरिटी मिल जाए, मुझे मेरा लोन रिपेमेंट हो जाए अल्टीमेटली, जिसके लिए बाद में हमने मॉर्गेज किया और सिक्योरिटी बनाई, ठीक है। तो अब इशू यहाँ पे आ जाता है कि जस्ट बिकॉज वो जो अग्रीमेंट हो गया उस वजह से वो पार्टनर हो गया, और नहीं कम से कम तो क्या प्रिंसिपल हो गया, जो आई वॉज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि केडी कामत वाले केस में क्या बताया कि पूरा हमें सब्सटेंस और फॉर्म में हमें देखना है, कॉन्ट्रैक्ट को, पूरे अग्रीमेंट को पढ़ना है, बस कुछ क्लॉजेस को पढ़ के डिसाइड नहीं कर लेना है कि पार्टनरशिप बन रही है या नहीं बन रही है, पूरा डीड पढ़ना है, पूरा अग्रीमेंट पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन। तो यहाँ भी यही बोला गया कि जस्ट बिकॉज ये एक इस अग्रीमेंट में जो बिल्कुल एक्सप्रेसली एक क्रेडिटर एंड डेटर का अग्रीमेंट था, एक लोन एंड सिक्योरिटी का अग्रीमेंट था, जो प्रॉपर मॉर्गेज हुआ है उसका अग्रीमेंट था, बस जस्ट बिकॉज उसमें हमने प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर दी और हमने एक आपको कंट्रोलिंग पावर देने की बात कर दी, इस वजह से पार्टनरशिप नहीं हो गया। आपने बस वो 2 क्लॉजेस पढ़ लिए प्रॉफिट शेयरिंग का, आप इसे पार्टनरशिप फॉर्म डीड कह दोगे? बिल्कुल नहीं। आप पूरा का पूरा देखो, पूरा पढ़ने में बिल्कुल नज़र आता है कि ये एक लोन अग्रीमेंट था। सेकेंडली, कॉक्स वर्सेस हिकमैन वाले केस में भी क्या डिसाइड हुआ था कि एक्चुअल इंटेंशन मैटर करती है। उस वाले केस में क्या था, सब क्रेडिटर्स ने बिजनेस चलाए रखने में इंटरेस्ट क्यों रखा था कॉक्स वर्सेस हिकमैन में? क्योंकि सबको अपना सिक्योरिटी का डेट चाहिए, अपने डेट की सिक्योरिटी चाहिए थी कि डेट रिपेमेंट हो जाए, पर इंटेंशन बिल्कुल भी पार्टनरशिप बनाने का नहीं था। तो यहाँ पे इंटेंशन ये था शुरुआत से कि एक लोन अग्रीमेंट बनना है और मॉर्गेज होनी है प्रॉपर्टी, जो सिक्योरिटी हो जाएगी राजा के लिए। और कोर्ट ने ये भी बोला कि राजा के पास कंट्रोलिंग पावर ही थी, बस कोई मैनेजरियल या इनिशिएटिव पावर नहीं थी, वो बिजनेस रन करने की पावर उसके पास नहीं थी। अगर ये जो आपका अग्रीमेंट था 1863 वाला जो अग्रीमेंट था, इवन जो मॉर्गेज वाला अग्रीमेंट हुआ उसके बाद 2 साल बाद, उसमें कहीं से भी वो ओनर नहीं बना दिया गया या उसको ओनरशिप वाली पावर नहीं दे दी गई। कोर्ट ने एक और बात बोली कि यहाँ तो चलो जेन्युइन चीज़ निकल के आ रही है कि एक्चुअली में एक लोन अग्रीमेंट था जिसको ये डिस्गाइज देने की कोशिश की जा रही थी कि ये पार्टनरशिप फर्म है और यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, बट इसका रिवर्स कि जहाँ पे एक्चुअली एक पार्टनरशिप फर्म हो और जो ट्रेडिंग बिजनेस में हो, वो आगे से इस केस में जो डिसाइड हुआ है इसके बेसिस पे अब अपनी पार्टनरशिप की लाइबिलिटी से एस्केप करने के लिए इसको डिस्गाइज बना दें, इसको एक्चुअली जानबूझ के एक लोन अग्रीमेंट बना दें और ख़ुद को पार्टनर्स ना दिखा दे कि हम क्रेडिटर और डेटर हैं, वो गलत हो जाएगा। वहाँ पे लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे कोर्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अपने टर्म्स और सब्सटेंस में देखेगी।
आपने क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस बना रखा है, किस डिस्गाइज में कर रखा है। आप ये मत सोचो कि आप उससे लाइबिलिटी से बच जाओगे या यू वुड बी एबल टू फूल द कोर्ट। So it was held that Raja was not liable to pay off the debts of Molvo March and company on behalf of W.N. Watson, क्योंकि राजा कहीं से भी ना यहाँ पे पार्टनर था और ना प्रिंसिपल था। लेट्स नाउ कम टू 3 टेकअवेज ऑफ दिस केस। फर्स्ट, कि कंट्रोल अगर है तो दैट डज नॉट मीन कि पार्टनरशिप हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल दिया गया था राजा को वो सुपरवाइजरी कंट्रोल था, वो एक डिफेंसिव कंट्रोल था, मैनेजरियल कंट्रोल नहीं था, वो ये कमांडिंग कंट्रोल नहीं था कि बिजनेस कैसे चलाना है। वो बस ऐसा कंट्रोल था कि वो अपना सेफगार्ड कर सके अपने लोन रिपेमेंट को। सेकंड, अगर प्रॉफिट शेयरिंग का क्लॉज दिया हुआ है एग्रीमेंट में, दैट ऑल्सो डज नॉट ट्रांसलेट इनटू पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली। प्रॉफिट शेयरिंग भी यहाँ पे मैकेनिज्म था कि उसको अपना लोन मिल जाए राजा को, 20% जो कमीशन था। एंड थर्ड, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब कि जैसे आई जस्ट सेड बिफोर कि आप इस डिस्गाइज में नहीं जा पाओगे आफ्टर दी सक्सेस ऑफ दिस केस, लेटर ऑन की कोई इसको मिसयूज़ करना चाहे इस केस को, तो ऐसे नहीं होगा। पूरा आपका इंटेंशन देखा जाएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जाएगा, पूरा इन रियलिटी इन उसकी निकाली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की, इन टर्म्स एंड इन सब्सटेंस व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज सेइंग, इज स्पीकिंग, वो देखा जाएगा। उसे मिसयूज़ नहीं कर पाओगे, लेटर ऑन कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। सो आई होप आई वॉज एबल टू क्लैरिफाई दिस केस टू यू ऑल। कोई भी कन्फ्यूजन है या आपकी भी कुछ अपने इनपुट्स हैं, सो प्लीज़ डू write in the comments and let me know. We will now meet tomorrow understanding another case law. Until then, happy reading, happy studying. Take care. Bye-bye.